हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल को पढ़ लिया है। अब आदिकाल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग के सामने लेके आए हैं। तो कृपया पूरा वीडियो देखिए और इसको आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया है रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा तथा सी ग्रियर्सन ने। तो हमने आदिकाल से रिलेटेड जो वीडियो था उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा ध्यान से तो आप बहुत ही आसानी से इसके उत्तर को बता सकते हैं। तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है और इन्होंने ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास भी किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? जैसा कि मैंने इसमें ही बता दिया कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास हमारे महान विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदि भाषा के नाम से जाना जाता है। आदि भाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? ब्रज भाषा को, हिंदी भाषा को या फिर संस्कृत भाषा को? तो इसको भी आप भली भांति जानते होंगे कि आदि भाषा, जननी भाषा, ये जो भी भाषाएं हैं उन सारे भाषाओं के नाम से संस्कृत भाषा को जाना जाता है, क्योंकि जितने भी भाषाएं हैं उन सबकी जन्मदात्री संस्कृत भाषा को ही माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आदि भाषा के नाम से जाना जाता है संस्कृत भाषा को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा लिखा आदिकाल की काल अवधि है। मैंने उसमें बताया था जितने भी चारों काल हैं उनके अवधि काल को भी बहुत ही अच्छे से बताया था और वो सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो ये देखिए लिखा है 1650 से 1850 ईस्वी तक, बी 1000 से 1080 ईस्वी तथा 1000 से 1350 ईस्वी। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते हैं कि आदिकाल की जो काल अवधि है वो 1000 से 1350 ईस्वी तक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों की संख्या मानी जाती है, यानी जो सिद्ध संत थे उन सिद्ध संतों की संख्या कितनी थी? 74, 84 या 33? मैंने उसको भी उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है कि सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें से सरहपा भी एक प्रमुख सिद्ध संत थे। क्वेश्चन नंबर 6 आदिकाल में कितनी शैलियाँ थीं? आदिकाल में कितनी शैलियों का प्रयोग किया जाता था? तो इसको भी मैंने बताया है। और देखिए ए है 7, बी 12 तथा सी 2। तो आदिकाल में 2 शैलियाँ थीं, एक पिंगल शैली थी और एक डिंगल शैली थी। पिंगल शैली में मृदुभाषी कर्णप्रिय शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता था तथा डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता था और इन्हीं की वजह से डिंगल शैली जो थी आगे जाके समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ साहित्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक किसको मानते हैं? देखिए ये लिखा है गैनीनाथ जी, बी मच्छंदर नाथ जी तथा सी गोरखनाथ जी। तो इसको तो आप सब जानते होंगे कि आदि जो नाथ साहित्य के प्रवर्तक है वो गोरखनाथ जी को माना जाता है। हम नाथ साहित्य के नाथ कितने नाथ थे? तो टोटल नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8वां हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्यकार निम्न में से किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्यकार स्वयंभू जी हैं, सरहपा या चंद्रबरदाई? तो आप इसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई जी को माना जाता है तथा इनकी जो रचना थी पृथ्वीराज रासो उसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य का दर्जा दिया गया है, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्यकार है चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ये भी हमने आदिकाल का जो वीडियो था उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था। तो कृपया इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इसमें से सारे क्वेश्चन का सही आंसर दे सकने में बहुत ही अच्छी तरह से सक्षम हो सकेंगे। तो देखिए अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर सिकंदर लोदी? तो अमीर खुसरो जी जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे तथा अमीर खुसरो नाम भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही इनको दिया था। यह अमीर खुसरो जो नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने इनको भेंट स्वरूप प्रदान किया था। अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है तथा इनको वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो जी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाल रासो निम्न में से किसकी रचना है? अब मैंने ये भी पहले बता दिया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है जगनी,
बी सरहपा तथा सी विद्यापति। तो आप सब जानते हैं कि परमाल रासो जो है वह जगनीक की रचना है। परमाल रासो को जगनीक ने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला, आदिकाल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यानी आदिकाल को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ये दिया है रीतिकाल, भक्तिकाल तथा वीरगाथा काल। ये भी आप लोग जानते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, और आदिकाल तथा वीरगाथा काल ये दोनों नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई किस शासक के राज कवि थे? यानी चंद्रवरदाई जो थे किस राजा के दरबारी कवि थे? तो देखिए ये दिया है पृथ्वीराज द्वितीय, महाराज कीर्ति तथा सिकंदर लोदी। ये कीर्ति जो है गलत लिखा गया है, कीर्ति ऐसे होता है। तो चंद्रवरदाई किस शासक के राज कवि थे? पृथ्वीराज द्वितीय, महाराजा कीर्ति सिंह तथा सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है पृथ्वीराज तृतीय चौधरी। पृथ्वीराज चौधरी तृतीय के शासनकाल के ये जो दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई थे। अगला क्वेश्चन है तोताए हिंद से किस कवि को जाना जाता है? मैंने अभी पीछे ही जो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में इसको बताया है कि तोताए हिंद से किसको जाना जाता है? कलहड़, अमीर खुसरो या फिर चंद्रवरदाई। तो आप लोग जानते हैं कि तोताए हिंद या वॉइस ऑफ इंडिया, इस दोनों के नाम से अमीर खुसरो जी को जाना जाता है, यानी अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पउम चरियू किसकी रचना है? स्वयंभू, देवसेन या गोरखनाथ। तो पउम चरियू किसकी रचना है? ए स्वयंभू, बी देवसेना तथा सी गोरखनाथ। आप लोग जानते हैं कि जो पउम चरियू है यह स्वयंभू जी की रचना है। स्वयंभू जी ने पउम चरियू लिखा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि डिंगल शैली में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता था? यानी डिंगल शैली जो थी, डिंगल शैली तथा पिंगल शैली, ये जो दोनों शैलियाँ थी आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ थी। तो डिंगल शैली, अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है कि कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता था, बी कड़पीय शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता था, या फिर दोनों में से किसी भी कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, यानी न ही कर्कश शब्दावली का प्रयोग और न ही कड़पीय शब्दावली का प्रयोग। मैंने इसके पहले ही बता दिया है कि डिंगल शैली जो थी उसमें कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता था तथा पिंगल शैली में कड़पीय शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता था, और इसी वजह से जो डिंगल शैली थी आगे समाप्त हो गई थी, यानी डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक कौन है? यानी हिंदी साहित्य में प्रथम लेखक से किससे जाना जाता है? ए रामकुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल तथा सी इनमें से कोई नहीं। यानी हमारा हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो निम्न में से किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो, मैंने पहले बताया कि जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यानी पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं ये सरहपा, बी विद्यापति तथा सी चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो इसके जो कवि हैं सी चंद्रवरदाई जी हैं, क्योंकि इन्हें ही हिंदी साहित्य का प्रथम काव्यकार माना जाता है तथा इनकी प्रमुख रचना जो है पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आई होप कि आप लोग को ये जो भी क्वेश्चन था अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।